सीधा रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, महाराष्ट्र की सियासत से तो ये बड़ी खबर है, लेकिन अब देश की सियासत से 2024 लोकसभा चुनाव के सियासत के नजरिए से देखें तो तब भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि शरद पवार इंडिया अलायंस का एक प्रमुख चेहरा है। अगर वो डबल गेम खेल रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि अभी अगली बैठक इंडिया अलायंस की मुंबई में ही है। शरद पवार जैसे नेता रवि खबरें अगर बना रहे हैं, खबरों में अगर आ रहे हैं, तो वो दिल्ली से नहीं मुंबई से खबरों में आ रहे हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है, जबकि पूरे सत्र में वो मौजूद रहे। यहाँ पर वो बैठकों में जाया करते थे। सुबह 10 बजे जब बैठक होती थी मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में, सभी इंडिया दलों की, उसमें भी मौजूद रहते थे। बावजूद इसके आपने एक भी खबर दिल्ली से उनके बारे में, उनके कथनों के बारे में नहीं सुनी होगी। जो खबरें आ रही हैं वो महाराष्ट्र से आ रही हैं। मामला क्या है? देखिए, दो बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में, जिनका सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ने वाला है, ख़ास तौर पर इंडिया अलायंस की राजनीति पर पड़ने वाला है। पहला तो ये है कि आपने देखा होगा कि जब अगस्त 17 से जुलाई 17 से अगस्त 4 तक जो सत्र चला विधानसभा का महाराष्ट्र में, तो उसमें पाया ये गया कि जितने एनसीपी के विधायक थे वो पूरे तौर पर कभी सदन में आए ही नहीं, क्योंकि आते तो उन्हें या तो सत्ता पक्ष में बैठना पड़ता या विपक्ष में बैठना पड़ता, क्योंकि पार्टी तो बट चुकी है। लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए वो न अपने आप को उन्होंने एब्सेंट कर लिया। ज़्यादातर विधायक पहुँचे ही नहीं। और आज तक ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है कि अजीत पवार के पास एनसीपी के कितने विधायक हैं, शरद पवार के पास कितने विधायक हैं। कहीं शक्ति परीक्षण नहीं हुआ है। वो जो 9 विधायक शपथ लेते दिखे थे आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह में अजीत पवार के साथ, उससे ज़्यादा और कितने लोग गए हैं अभी तक किसी को नहीं पता है। दूसरी बात, 27 जुलाई को नोटिस दी जा चुकी है स्पीकर राहुल नार्वेकर जो हैं उनके द्वारा। वो तमाम जो 40 विधायक आए हैं शिवसेना से टूटकर एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े हुए नोटिसेस, अगर उस पर और 2 सप्ताह का समय है, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई शुरू हो जाती है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है विधायकों का, अगर होता है, तो फिर ऐसे में कौन, अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं शिंदे, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं ये वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। कहा यही जाता था कि जयंत पाटिल और अजीत पवार के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन देखिए आज तीनों की बैठक होती है और उसमें तीसरे व्यक्ति जयंत पाटिल होते हैं, चाचा और भतीजे के बीच में। तो देश में आज की तारीख में चाचा और भतीजे की जो राजनीति है वो गजब कर रही है, बहुत से प्रांतों में हो रही है, और हर बार चाचा और भतीजा लड़ ही रहे हो ये ज़रूरी नहीं है रवि। और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि शरद पवार की राजनीति तब ज़्यादा उठी है जब उन्होंने मौके पर चौका मारा है और कांग्रेस से अलग हट गए हैं। 1978 में मात्र 36 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कैसे बन गए? कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस यूथ को छोड़ा और जनता पार्टी के साथ हो गए, मुख्यमंत्री बन गए। 1999 में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन इश्यू पर, और तुरंत 1 साल बाद उसी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। एनसीपी नई नई बनी थी और कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बन गया। दोनों सरकारें जब आई तो सामने आपने देखा कि दोनों सरकारें जो मनमोहन सिंह की थी उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, बावजूद इसके कि फॉरेन ओरिजिन इश्यू पर सोनिया गांधी से अलग हुए थे और सोनिया गांधी ही यूपीए की सर्वे सर्वा थी। और हाल के दिनों में देख लीजिए, 2014 में जब फडणवीस सरकार को बहुमत की ज़रूरत थी, एब्सटेन कर गई थी एनसीपी। 2018 में रफाल के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। अभी 2023 की बात कर लीजिए, इस वक्त भी लगातार जो अडानी के मामले में अटैक कर रहे थे राहुल गांधी, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था, इनफैक्ट अगेंस्ट स्टैंड ले लिया था। तो ऐसे में लग यही रहा है कि कुछ चल रहा है। दिल्ली में बैठे हुए जितने भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो बहुत ज़्यादा विश्वास शरद पवार पर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि
जो बैठक 31 और 1 होने वाली है, 31 जुलाई और 1 अगस्त को, कम से कम उस समय तक कोई ऐसी गड़बड़ी सामने ना आए, वरना सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के अगर शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करें तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि शरद पवार पर विश्वसनीयता का जो एक संकट है फिर से खड़ा हो गया है। इंडिया अलायंस बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन उनका कद इतना बड़ा है, उन्होंने अपनी बातें जो हैं वो बार बार राहुल गांधी से पीछे मुलाकात हुई थी, उसमें भी उन्होंने कही है कि उन्होंने बीजेपी वो कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में एक बात सामने आई है रवि आखिर में कि कहीं शरद पवार राजनीति से संन्यास तो नहीं लेंगे और रास्ता साफ तो नहीं हो जाएगा। अजित पवार तो यही चाहते हैं। तो ये तमाम ऊहापोह और अटकलों के बीच में मुंबई में जो बैठक होने जा रही है इंडिया अलायंस में की, उसको लेकर के अब इंडिया अलायंस के नेता भी महाराष्ट्र के डेवलपमेंट्स को लेकर थोड़े से अनसेटल्ड लग रहे हैं।